कि टेररिज्म के मेन एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, टेररिज्म के मेन एलिमेंट्स क्या है, अनवर इस बात के ऊपर ध्यान करें। सबसे पहले टेररिज्म के अंदर 4 मेन एलिमेंट्स होंगे। कितने मेन एलिमेंट्स होंगे? 4। एलिमेंट नंबर 1, टेररिज्म हमेशा एक प्री मेडिटेटेड फिनोमिना होगा। अनवर, हम लोग पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जनरली क्या कंसीडर करते हैं कि जैसे टेररिज्म कोई रिएक्शनरी फिनोमिना है। ठीक है, हम लोग जनरली कंसीडर क्या करते हैं कि जैसे टेररिज्म कोई रिएक्शनरी फिनोमिना है। ठीक है, ये कोई रिएक्शनरी फिनोमिना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के माँ बाप कोलेटरल डैमेज में मर गए, उसने जाके खुद का जैकेट बांध दी और फाड़ दी। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता। ये एक प्री मेडिटेटेड फिनोमिना है, यानी वेल थॉट आउट, वेल कंसीव्ड, वेल प्लान्ड फिनोमिना होगा। ठीक है, प्री प्लान्ड फिनोमिना होगा, इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है, की जाएगी। चुनाचे ये कोई रिएक्शनरी प्रोसेस नहीं है। टेररिज्म जब आपके खिलाफ स्ट्रक्चर्ड वे में की जाएगी तो वो एक प्री मेडिटेटेड फिनोमिना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इस फिनोमिना के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होगी। ठीक है, एम सुल्तान, ठीक है, टेररिज्म एक प्री मेडिटेटेड वेल प्लान्ड फिनोमिना है, तो अनवर इस फिनोमिना के पीछे मेरा प्यारा भाई कोई ना कोई मोटिवेशन होगी। वो मोटिवेशन रिलीजियस मोटिवेशन हो सकती है, वो मोटिवेशन लिंगुअल मोटिवेशन हो सकती है, वो मोटिवेशन एथनिक मोटिवेशन हो सकती है, वो मोटिवेशन रेशियल मोटिवेशन हो सकती है, वो मोटिवेशन इकोनॉमिक मोटिवेशन हो सकती है, वो मोटिवेशन स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन हो सकती है। ठीक हो गया, वो मोटिवेशन, ठीक है, पॉलिटिकल मोटिवेशन हो सकती है, वो किसी भी तरह की मोटिवेशन हो सकती है। ठीक हो गया, फिर वो डोमेस्टिक लेवल पे हो सकती है, वो स्टेट लेवल पे हो सकती है, वो रीजनल लेवल पे हो सकती है, वो ग्लोबल लेवल पे हो सकती है। यानी किसी भी स्केल पे किसी भी तरह की मोटिवेशन होगी, और मोटिवेशन को सामने रखते हुए ही प्री प्लान स्ट्रक्चर टेररिज्म को इंड्यूस किया जाए। ठीक हो गया। अब अहमद, मोटिवेशन के अकॉर्डिंगली तीसरा एलिमेंट क्या है कि अपने टारगेट को पिक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा दुश्मन ये साबित करना चाहता है कि हमने पाकिस्तान की स्टेट को इतना वर्नरेबल कर दिया है कि इनके दिफाई अदारे भी हमारे सामने बेबस हैं, तो वो टारगेट किसे करेगा? GHQ को, एयर हेडक्वार्टर को, नेवल हेडक्वार्टर को। अगर वो सीपेक को सबूताज करना चाहता है तो वो किधर टारगेट करेगा? चाइनीज कॉन्सुलेट को, सीपेक के प्रोजेक्ट्स को, चाइनीज इंजीनियर्स को। ठीक हो गया। अगर वो, ठीक है, ये साबित करना चाहता है कि अगर आपने हमारी बात देंगे तो वो टारगेट करेगा APS को, मदरसे को। ठीक हो गया, APS को या मदरसे को। ठीक है, वो अगर ये साबित करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो हम आपके सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट करेंगे, तो वो GPO चौक के ऊपर जनरल मुश्ताक बेग को, ठीक है, या किसी पुलिस वैन को टारगेट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट विल बी इन अलाइनमेंट विद द रिस्पेक्टिव मोटिवेशन। ठीक है, और आखिरी चीज क्या है टेररिज्म के एलिमेंट के अंदर? वो है सीक्रेटिवनेस। देखो, ठीक है अहमद सुल्तान, मेरा प्यारा भाई, मैंने तुझे कहा कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ठीक हो गया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मेरी बात को गौर से जरा समझिए, ये टेक्निकल पॉइंट है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, नेवर लेट योर एनिमी आइडेंटिफाई यू, नेवर कम एंड फाइट एट योर ओन, एंड नंबर्स डोंट मैटर। ठीक है, अब अगर पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पता चल गया सुल्तान कि तू आज खुदकश धमाका करने जा रहा है, तो उनके लिए क्या मुश्किल है तुझे रोकना। ठीक है, तेरे लिए सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये है कि तू अपने प्लान को, अपने एक्शन को, अपनी मूवमेंट को सीक्रेट रखे। ठीक हो गया। तो जो टेररिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीक्रेटिवनेस। ये इरेगुलर चैनल्स इस्तेमाल करेंगे, इनके परमानेंट कोई सेटलमेंट्स नहीं होंगी, ये आम आवाम में घुसने के बैठ जाएंगे, इनके स्लीपर सेल्स होंगे, ये रूटीन चेन ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके सहूलतकार होंगे। ठीक हो गया। राफिया को, ठीक है, एक मूवी पसंद आ जाएगी सुभान अल्लाह, ठीक है, पता नहीं सुभान अल्लाह उसका गाना क्या था। ठीक है, वहां पे एक अन्य कुड़ी को एक बंदा, ठीक है, वो आसें दिखाएगा,
ठीक है, फना, ठीक है, और आखिर में एक रोज वो पटाखा फाड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों प्लीज बात जरा समझिएगा, किसी ना किसी तरीके से आपने अपने आप को डिस्गाइज करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन को हिडन रखना है। अगर आप अपने आप को डिस्गाइज रख पाते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को सीक्रेट रख पाते हैं, सिर्फ तब आप टेररिज्म को सक्सेसफुली कल्मिनेट कर सकोगे, कंज्यूमेट कर सकोगे। ठीक हो गया। चुनाचे इसका चौथा एलिमेंट है सीक्रेटिवनेस। ठीक, अब नाजिया बेटा इन चारों एलिमेंट्स को इकट्ठा पढ़। टेररिज्म इज अ प्री मेडिटेटेड फिनोमिना, ठीक है, which would be planned, ठीक है, keeping in view some respective motivation. Then selection of target would be in perfect alignment with that respective motivation, and terror inducing actors would do their would try all out, ठीक है, कि दे कीप देयर होल प्लान सीक्रेट। यानी ये जब चार फिनोमिना मिलेंगे, चार एलिमेंट्स मिलेंगे, सिर्फ तब आप टेररिज्म के फिनोमिना को कल्मिनेट कर कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे टारगेट पिक किया जा रहा है, क्या मोटिवेशन है, क्या प्री मेडिटेटेड फिनोमिना है, क्या सीक्रेटनेस है, उसके पीछे एक्टर कौन है, वगैरह 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 वगैरह। आई होप सो आप लोगों को सारे के सारे एलिमेंट्स क्लियर हो गए टेररिज्म के। अगर ये एलिमेंट्स टेररिज्म के क्लियर हो गए तो मेरा बच्चा मुझे ओके कॉल। ठीक है, अब राफिया बेटा कुछ टैक्टिक्स देख लो, ठीक है, जहां पे भी टेररिज्म होगा वहां पे किन टैक्टिक्स के जरिए मामला को चलाया जा रहा होगा। नंबर 1, आपने फेयर को मैक्सिमाइज करना, आपने अवामुन नास में मैसेज के लेवल पे फेयर को मैक्सिमाइज करना। वो कैसे कर सकते हैं? एडवांस्ड वेपन्स के जरिए कर सकते हैं या सुसाइडल बॉम्बिंग के जरिए कर सकते हैं। एडवांस्ड वेपन के जरिए कर सकते हैं या सुसाइडल बॉम्बिंग के जरिए कर सकते हैं। यह बात समझ आ गई कोमल बेटा? ठीक है, फिर अहमद देखो, जब नंबर गेम है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, हर प्री मेडिटेटेड प्लान के पीछे एक बैकअप प्लान होगा, एक कंटेंजेंसी प्लान होगा। अक्सर औकात एक इवेंट, ठीक है, एक इवेंट डाइवर्जनरी इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल अहमद, अगर इन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट तक पहुंचना है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फोकस हटाने के लिए ये किसी और जगह पे छोटा मोटा कोई क्रैकर बम शम फाड़ देंगे, किसी बंदे को कत्ल वतल कर देंगे, ठीक है, कोई रोड शोड ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फोकस डाइवर्ट हो और वो अपने एक्चुअल टारगेट तक पहुंच सके। तो कंटेंजेंसी प्लानिंग, ठीक है, बैकअप प्लानिंग, पैरेलल प्लानिंग, ये एक इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर अगली चीज कम्युनिकेशन। आपने किसी ना किसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को ठीक है सेव करके रखना है। और फाइनली फाइनेंसेस, आपको कोई ना कोई फाइनेंसिंग का एलिमेंट चाहिए और वो फाइनेंसिंग भी सीक्रेट फाइनेंसिंग होगी, वो डिक्लेयर्ड फाइनेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि डिक्लेयर्ड फाइनेंसिंग होगी तो इजी पैसा बैंकिंग अकाउंट के जरिए आपको ट्रेस किया जा सकता है। तो ये कुछ टेक्टिक्स हैं, सीक्रेट फाइनेंसिंग, सुसाइडल बॉम्बिंग, सीक्रेट कम्युनिकेशन चेन्स, contingency plan for each event, use of advanced weaponry and maximization of fear among masses। ये कुछ टैक्टिक्स हैं जिनके जरिए टेररिस्ट ऑपरेट करेंगे। ठीक है अहमद, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये तुम्हें कम्युनिकेशन की बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी रियल टाइम एग्जांपल दूं, छोटी सी रियल टाइम एग्जांपल देता हूं, बात समझ आ जाएगी मेरे बहनों भाइयों। ठीक है अहमद, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने राफिया बेटा किसी भी, ठीक है, कल्प्रेट को पकड़ना है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे पकड़ेंगी? सबसे पहले उनकी चेन ऑफ कम्युनिकेशन को पकड़ेगी ना, सबसे पहले उनकी चेन ऑफ कम्युनिकेशन को पकड़ेंगे। अब राफिया बेटा कराची में एक भत्ताखोर टेररिस्ट ग्रुप था, भोरीबान भत्ताखोर ग्रुप था, वो 7 साल तक नहीं पकड़ा गया, 7 खटक, वो 7 साल तक नहीं पकड़ा गया। ठीक है, अब वो पकड़ा नहीं क्यों नहीं गया, ये बात समझने की जरूरत है। पकड़ा वो इस तरीके से नहीं गया कि उस गैंग के अंदर कोई 6 लोग इन्वॉल्व थे, ना वो मोबाइल इस्तेमाल करते थे, ना वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे, ना वो खत चिट्ठी इस्तेमाल करते थे, साली समझ नहीं आती थी, और ना वो 6 के 6 मिलते थे आपस में।
7 साल वो 6 लोग आपस में नहीं मिले। साथ ये बात समझ आ गई? 7 साल वो लोग आपस में नहीं मिले, ठीक है। अब साले उन्होंने किया क्या? किया ये कि एक हसास अदारे के ऑफिसर का उन्होंने ईमेल अकाउंट हैक किया, और ईमेल अकाउंट भी ऐसा था जो अबंडेंट फॉर था। यानी राफिया, एक जमाना था ना जब हमारा हॉटमेल के ऊपर भी अकाउंट होता था, याहू पे भी अकाउंट होता था, ठीक है, हर कनेक्शन के ऊपर हमारा अकाउंट होता था, ठीक है। तो उन्होंने एक खुफिया अदारे के बंदे का अकाउंट हैक किया, ठीक हो गया। और करते क्या थे कि उन्होंने हैक करके राफिया उसका पासवर्ड आपस में शेयर किया, ठीक है। अब राफिया वो ईमेल टाइप करते थे, ईमेल सेंड नहीं करते थे, उसे ड्राफ्ट में सेव कर लेते थे। राफिया ईमेल टाइप करते थे, ईमेल सेंड नहीं करते थे, उसे ड्राफ्ट में सेव कर लेते थे, ठीक हो गया। सारे बंदों के पास उस ईमेल अकाउंट का पासवर्ड मौजूद था। राफिया बात समझ आई है नहीं? ठीक हो गया। वो अपने अपने लॉगिन से वो पासवर्ड देखते थे, ठीक है। अब साइबर विंग्स तो उस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को तब पकड़ सकेगा ना, ठीक है, जब वो चेन ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल सेंड हुई। जब ईमेल सेंड ही नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली चेन ऑफ कम्युनिकेशन तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक हो गया। कोई साइबर विंग, कोई एफआईए का साइबर विंग नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो, ठीक है, ट्रैफिक के अंदर तो आए ही नहीं। तो वो ड्राफ्ट के अंदर मैसेज रख के आपस में कम्युनिकेट करते थे, और वो 6 साल 7 साल तक नहीं पाते। मेरी बात समझ आई नहीं? ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को ये लोग सीक्रेट रखते हैं, ठीक हो गया। फिर जब भी कोई वाकया होता है तो हम एक लफ्ज सुनते हैं, ठीक है, सहूलतकार, ठीक है। इन लोगों के, लोकल लोगों के अंदर चेंज होती हैं, ठीक है, इनके फैसिलिटेटर्स होते हैं, और उन फैसिलिटेटर्स के जरिए ये अपनी पूरी की पूरी एपिसोड्स को, ठीक है, कंज्यूमेट करते हैं। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई, ठीक है। टेररिज्म की थ्योरेटिकल कंपोनेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे बहनों भाइयों, आगे चलेंगे शिजा बेटा। तो अब हम क्लासिफाई करते हैं कि टेररिज्म की टाइप्स क्या है। ये बात समझना बड़ा जरूरी है शिजा। जब भी हम टेररिज्म का लफ्ज सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में टीटीपी आता है, अलकायदा आता है, ठीक है, दाइश आता है, तालिबान आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन शिजा बेटा, हम जब भी टेररिज्म को पढ़ते हैं तो हम कंप्लीट टेररिज्म को नहीं पढ़ते, हम पार्शियल टेररिज्म को पढ़ते हैं। हम पार्शियल टेररिज्म को पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर मैं टेररिज्म को कंप्लीटली क्लासिफाई कर रहा हूं, ठीक। अब टेररिज्म एक जंग लड़ने का तरीकेकार है। ये जंग लड़ने का तरीकेकार गवर्नमेंट्स भी यूज करती हैं, गवर्नमेंट्स भी प्रैक्टिस करती हैं, और ग्रुप्स भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक हो गया शिजा बेटा। यानी आप टेररिज्म को दो तरह के क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करेंगे। टेररिज्म ग्रुप्स भी प्रैक्टिस करती हैं, और टेररिज्म स्टेट्स यानी गवर्नमेंट्स भी प्रैक्टिस करती हैं। अब स्टेट जब प्रैक्टिस करेगी तो या तो वो अपने शहरियों के खिलाफ करेगी, या वो किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ करेगी, ठीक है। जब एक स्टेट अपने शहरियों के खिलाफ करती है तो वो कहलाती है स्टेट टेररिज्म, और जब एक गवर्नमेंट दूसरी स्टेट के खिलाफ टेररिज्म करती है तो वो कहलाती है इंटरनेशनल टेररिज्म। स्टेट टेररिज्म के एग्जांपल जो कुछ कश्मीर में मोदी कर रहा है, ठीक है, मॉडल टाउन का वाकया, साहिवाल इंसिडेंट, जो कुछ हिटलर ने किया होलोकास्ट के नाम पे, ठीक हो गया प्रॉपर, ठीक है, जो कुछ मसलूनी ने किया अपने खुफिया फोर्स के जरिए, जो कुछ उसे क्या कहते हैं स्टालिन ने किया, यानी फेयर को उन्होंने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट के तौर पे, पॉलिसी टूल ऑफ द स्टेट के तौर पे इस्तेमाल किया लेनिन ने। साथ ये बात समझ आ गई। तो जब एक स्टेट अपने ही शहरियों के खिलाफ टेरर का इवेंट इस्तेमाल करती है उसे कहते हैं स्टेट टेररिज्म, और जब दूसरी स्टेट के खिलाफ करती है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में करवाता है, सॉरी इंडिया पाकिस्तान में करवाता है, और दूसरा जुमला मैंने नहीं बोला, दूसरा जुमला मैंने नहीं बोला, ठीक हो गया।
तो इंटरनेशनल टेररिज्म ये टेररिज्म है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर टेररिज्म, ठीक है, करवाए। अब जब ग्रुप्स प्रैक्टिस करेंगे तो या तो वो स्टेट के खिलाफ करेंगे, या तो वो स्टेट के खिलाफ करेंगे, या वो किसी दूसरे ग्रुप के खिलाफ करेंगे। जब एक ग्रुप एक स्टेट के खिलाफ करेगा वो कहलाएगा एंटी स्टेट टेररिज्म, जैसे कि एपीएस का वाकया हुआ, जैसे कि एपीएस का वाकया हुआ, ठीक है, जैसे कि मुंबई अटैक का वाकया हुआ, ठीक है। और जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ करेगा तो वो कहलाएगा डोमेस्टिक टेररिज्म, जो ताजी भाई करते हैं, जो जफर स्पायरी भाई करते हैं, जो इकबाल लंगड़ा भाई करते हैं, जो पीपल पार्टी करती थी, जो एमक्यूएम करती थी, जो, ठीक है, एएनपी करती थी कराची के अंदर, ठीक है, बताखोर ग्रुप क्या नाम था वो, उजैर बलोच वगैरह वगैरह वगैरह। यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए जब टेररिज्म करता है वो कहलाता है डोमेस्टिक टेररिज्म, ठीक है। तो कराची में मेरा बच्चा स्टेट टेररिज्म, एंटी स्टेट टेररिज्म इतना नहीं था जितना डोमेस्टिक टेररिज्म था, ठीक है। जर्मनी में इतना इंटरनेशनल टेररिज्म या एंटी स्टेट टेररिज्म नहीं था जितना स्टेट टेररिज्म था। अब मसला क्या है, ठीक है, अक्सर औकात एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ करवाएगी लेकिन खुद नहीं करेगी, किसी ग्रुप के जरिए कराएगी। ऐसी टेररिज्म को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी हो रही इंटरनेशनल टेररिज्म है लेकिन वो किसी ग्रुप के थ्रू हो रही है, यानी प्रॉक्सी खेली जा रही है। जी, साथ वन ग्रुप अगेंस्ट अदर ग्रुप, ठीक है। यानी ये जो इंटरनेशनल टेररिज्म हो बच्चों, शेरवानो इस तरीके जरा जरा समझ, जो एपीएस का वाकया हुआ, अगर उसके पीछे इंडिया था तो इंडिया ने खुद तो नहीं किया, उसने थर्ड पार्टी के जरिए करवाया ना, तो बजाहिर एंटी स्टेट टेररिज्म है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक प्रॉक्सी वॉर है, प्रॉक्सी वॉर का कंपोनेंट है, और इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, हो रही है। यानी बैक वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म और एंटी स्टेट टेररिज्म, ठीक है, आपस में मिल जाते हैं। चुनाचे ये दोनों चीजें अक्सर औकात आपस में ओवरलैप करती हैं, ये दो चीजें अक्सर औकात आपस में ओवरलैप करती हैं। और हम टेररिज्म के ऊपर ऐसे आ जाए या नोट आ जाए, हम सिर्फ इन्हीं दोनों को फोकस करते हैं, लेकिन स्टेट टेररिज्म भी उतना ही भयानक फिनोमिना है, डोमेस्टिक टेररिज्म भी उतना ही भयानक फिनोमिना है जितना ये फिनोमिना है। तो आपने लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर लिखना है, आपने मोदी का, ठीक है, कश्मीर के अंदर स्टेट टेररिज्म भी डिस्कस करना है, ठीक हो गया, और आपने पाकिस्तान को डिस्कस किए बगैर आपने ये भी डिस्कस करना है कि डोमेस्टिक टेररिज्म किस तरीके से हो रहा है कुर्दिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वगैरह 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 वगैरह। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को, ठीक है, टेररिज्म की टाइप सारी की सारी क्लियर होगी। अगर ये क्लियर होगी तो मुझे ओके कॉल दें। ठीक है, अब हुजैफा मैं आगे चलने लगा, ठीक है। अब मैं आने लगा हूं वॉर ऑन टेरर। राफिया बेटा, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पे डोमेस्टिक टेररिज्म भी मिलेगी, वहां पे स्टेट टेररिज्म भी मिलेगी, वहां पे एंटी स्टेट टेररिज्म भी मिलेगी, वहां पे इंटरनेशनल टेररिज्म भी मिलेगी, ठीक है। बाउंड्रीज बड़ी, बाउंड्रीज बड़ी जो है ना वो मध्यम है, ठीक है। अक्सर औकात दो टाइप ऑफ टेररिज्म आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मेरे बहनों भाइयों, अब मैं आखिरी कंपोनेंट पे आने लगा हूं टेररिज्म का, वो है कि वॉर ऑन टेरर की क्या जस्टिफिकेशन होगी। आखिरी कंपोनेंट क्या है कि वॉर ऑन टेरर की क्या जस्टिफिकेशन ढूंढी गई, ठीक, एक्सप्लेन करना शुरू करूं, ठीक है। काफिया बेटा, ये बात समझाने के लिए ना मुझे तुम लोगों को इंटरनेशनल लॉ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, इजाजत हो तो समझा दूं। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं बेसिस ऑफ लॉ, बेसिस ऑफ लॉ। राबिया बेटा मेरी बात को जरा समझिए, बेसिस ऑफ लॉ, बेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जो किसी भी कानून के लॉजिक के तौर पे इस्तेमाल हो सकते। राबिया बेटा, बेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि वो कौन से ग्राउंड हैं
जो लॉ की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकता है, लॉ की नेसेसिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं, लॉ मेकिंग के रैशनल को जस्टिफाई कर सकते हैं। बेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बेस ऑफ लॉ को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वो ग्राउंड्स जो जस्टिफाई करते हैं पर्पस, नेसेसिटी, डेवलपमेंट मेथड ऑफ अ लॉ। राफे बेटा ये बात समझ आई? अब हिस्टोरिकली इंटरनेशनल लॉ के अंदर दो बेसिस है, एक कहलाती थी नेचुरल बेस, ठीक है, और नेचुरल बेस को रिप्लेस किया पॉजिटिव बेस ने, ठीक है, यानी पहले एग्जिस्ट करती थी नेचुरल लॉ और नेचुरल लॉ को रिप्लेस किया मेरा बच्चा पॉजिटिव लॉ ने। राफिया बेटा कहानी जरा समझिए, कहानी बड़े मजे की। अब नेचुरल लॉ क्या था, मेरे बच्चों ने मेरी बात जरा समझी। नेचुरल लॉ ये था कि राफिया अल्लाह ताला ने तुझे कान दिए, दिए क्यों दिए? सुनने के लिए दिए, तो राइट टू इंफॉर्मेशन तो अल्लाह ताला ने तुझे दे दिया। अल्लाह ताला ने तुझे जुबान दी, क्यों दी? बोलने के लिए दी, तो राइट टू स्पीच तो अल्लाह पाक ने दे दिया। ठीक हो गया? अल्लाह ताला ने आंखें दी, क्यों दी? देखने के लिए दी, तो राइट टू ठहरक तो अल्लाह ताला ने तुझे दे दिया। तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, क्यों दी? जिंदा रहने के लिए दी, तो राइट टू लाइफ तो अल्लाह ताला ने तुझे दे दिया। तो नेचुरल स्कूल ये कहता था कि भाई ठीक है, डिवाइन ने, मालिक ने, रब ने कानून बना दिया और वो है कानून कुदरत, वो है डिवाइन लॉ, वो है नेचुरल लॉ। चुनाचे जो भी डिवाइन कहता है वही कानून है, उसके ऊपर कोई कानून साजी हो या ना हो वही कानून है। लेकिन राफिया फौरन लड़ाई पड़ गई, फौरन लड़ाई पड़ गई। लड़ाई क्या थी? किसका डिवाइन? क्रिश्चियंस का डिवाइन, मुसलमानों का डिवाइन, ज्यूस का डिवाइन, हिंदुओं का खामोश डिवाइन, या एथिस्ट का डिवाइन? तो फिर नेचुरल स्कूल ने यह कहा कि भाई कोई भी डिवाइन गलत पे बिल्ड नहीं हो सकता। ठीक हो गया? हर डिवाइन राइट को सपोर्ट करेगा, कभी रॉन्ग को सपोर्ट नहीं करेगा। तो वट एवर इज मॉरली जस्टिफाइड, वट एवर इज मॉरली करेक्ट, यानी डिक्टेट ऑफ द राइट रीजन, दैट वुड बी टर्म्ड एज इंटरनेशनल लॉ। बात समझ आ गई? वट एवर इज राइट, वट एवर इज जस्टिफाइड, वट एवर इज मॉरली करेक्ट, दैट वुड बी टर्म्ड एज इंटरनेशनल लॉ। तो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लॉ की बेस क्या थी? ठीक है, जो भी मॉरली करेक्ट है, जो भी मॉरली जस्टिफाइड है, जो भी मॉरली राइट है, दैट वुड टर्म्ड एज बेस ऑफ लॉ। बच्चों ये बात समझ आ गई? नेचुरल स्कूल का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है। अब राबिया बेटा, नेचुरल स्कूल को रिप्लेस किया पॉजिटिव स्कूल। नेचुरल स्कूल को किसने रिप्लेस किया अनवर? नेचुरल लॉ को रिप्लेस किया पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल क्या कहता था? ठीक है, क्या आपको ये हड्डर आम अपने निकाह में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कॉन्सेंट, 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 यस, 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 हाँ, 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 कबूल थी, कबूल थी, कबूल किया। जब मियां बीवी राजी फिर की करे दाका। ठीक हो गया? पार्लियामेंट में बिल आया, क्या सारे पार्लियामेंटेरियंस को कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कॉन्सेंट, 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 यस, 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 कबूल थी, कबूल थी, कबूल थी। क्या आपको मुआहिदा कबूल है? सिग्नेचर्स कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो पॉजिटिव स्कूल ने ये कहा कि भाई रेलिवेंट पार्टीज, रेलिवेंट अथॉरिटीज, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट एस्टेब्लिश कर लें, जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट एस्टेब्लिश कर लें, दैट वुड सर्व एज बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी इन्होंने डिक्टेट ऑफ राइट रीजन को रिप्लेस कर दिया डिक्टेट ऑफ कॉन्सेंट के ऊपर। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? डिक्टेट ऑफ राइट रीजन को रिप्लेस कर दिया डिक्टेट ऑफ कॉन्सेंट के ऊपर। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? यार तुम्हारी क्लास इतनी नॉन रिस्पॉन्सिव क्यों है यार? जवाब दो, नहीं तो मैं क्लास बंद कर देता हूं।
ठीक है, डिक्टेट ऑफ राइट रीजन को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिक्टेट ऑफ स्टेट कॉन्सेंट में। ठीक है, अब नाजिया बेटा अगली बात जरा समझिए, खानी जरा समझिए। जब पॉजिटिव लॉ नहीं आया था ना नाजिया बेटा, तो उस टाइम चलता था नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के अंदर एक ट्रेडिशन चलता था वॉर रिलेवेंट, जिसे कहते थे जस्ट वॉर ट्रेडिशन। नेचुरल लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता था वॉर के रेलिवेंट, जिसे कहा जाता था जस्ट वॉर ट्रेडिशन। जस्ट वॉर ट्रेडिशन क्या था? वो कौन से ग्राउंड्स जस्टिफाइड हैं, वो कौन से ग्राउंड्स जस्टिफाइड हैं जिसकी बुनियाद पे एक पार्टी हक बजाने होगी, जस्टिफाइड होगी कि वो दूसरे के ऊपर वॉर नहीं करे। ठीक हो गया नाजिया बेटा, ये बात समझ आ गई? जस्ट वॉर ट्रेडिशन क्या था? हिस्टोरिकली वो कौन सी रवायात हैं जिसकी बुनियाद पे एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी के ऊपर वॉर वेग करेगी तो उसे जायज समझा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोमन्स कहते थे कि 4 ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे रोमन एम्पायर दूसरे के ऊपर वॉर करेगी, यानी वो जस्टिफाइड समझेगी। नंबर 1 सेल्फ डिफेंस। नाजिया बेटा ये बात समझ आई या नहीं? नंबर 1 सेल्फ डिफेंस। नंबर 2 रोमन एम्पायर किसी से जंग कर रही है, उसके मुखालिफ को किसी ने सपोर्ट किया, तो रोमन एम्पायर उसके मुखालिफ को भी, सपोर्ट करने वाले को भी कुटेगी। नंबर 3 किसी ने रोमन एम्पायर के साथ मुआहिदा को किया, उसे तोड़ा, रोमन एम्पायर कुटेगी। ठीक हो गया। नंबर 4 चौथा ग्राउंड क्या था कि किसी दूसरी एम्पायर के अंदर अगर किसी रोमन इंडिविजुअल के, ठीक है, बिजनेस को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, रोमन्स कुटेंगे। बाद में इसमें कई जस्टिफाइड ग्राउंड ऐड भी हो गए, कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ठीक है, वॉर जस्टिफाइड है, कहीं पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉर जस्टिफाइड है। तो नेचुरल स्कूल के अकॉर्डिंगली बहुत सारे ग्राउंड्स थे जिन्हें जस्टिफाइड ग्राउंड्स ऑफ वॉर कंसीडर किया जाता था। नाजिया बेटा ये बात समझ आ गई? नाजिया बेटा ये बात समझ आ गई? अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, ठीक है, इस टाइम राफिया शिजा बेटा एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में क्या? पॉजिटिव लॉ। ठीक है, और दुनिया में एक चार्टर एग्जिस्ट करता है, यूएन चार्टर। यूएन चार्टर ने जस्ट वॉर ट्रेडिशन को किया खत्म और कहा कि सिर्फ एक ग्राउंड होगा जिसकी बुनियाद पे वॉर जस्टिफाइड होगी, और वो ग्राउंड क्या होगा? सेल्फ डिफेंस। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, सेल्फ डिफेंस। यानी अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट पे हमला करे, यानी स्टेट दूसरी स्टेट पे हमला करे, सिर्फ तभी दूसरी स्टेट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ वो तब वॉर के लिए जस्टिफाइड होगी जब उसके ऊपर हमला हुआ, लेकिन वो राइट भी सिर्फ तब तक रहेगा जब तक यूएन इंटरव्यू नहीं करती। तो क्या मैं नाजिया बेटा ये कह सकता हूं कि यूएन चार्टर ने आर्टिकल 15 में जस्ट वॉर ट्रेडिशन को बाईपास कर दिया, जस्ट वॉर ट्रेडिशन को खत्म कर दिया? यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? यानी जस्ट वॉर ट्रेडिशन खत्म, और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली, पॉजिटिव स्कूल के अकॉर्डिंगली, सिर्फ आर्टिकल 51 एक जस्टिफाइड ग्राउंड है जिसके जरिए एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ वॉर वेग कर सकती है। अब शेरबानू मेरा बच्चा मुझे एक बात बता, 9/11 का अटैक क्या अमेरिका के ऊपर किसी स्टेट ने किया था? ठीक है, और अमेरिका ने क्या क्लेम कर दिया कि जिन्होंने 9/11 का अटैक किया है, 9/11 का अटैक किया है वो अफगानिस्तान में। ठीक है अनवर, और साथ ही अमेरिका ने यह कह दिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि वो 9/11 जैसे और अटैक अमेरिका की सॉइल के खिलाफ प्लान करें। ठीक है, तो अमेरिका ने ग्राउंड क्या लिया? अमेरिका ने ग्राउंड ये लिया कि यूएन चार्टर इस कंडीशन को कवर नहीं करता। हमारी स्टेट के ऊपर जो हमला किया वो नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया, वो किसी स्टेट ने नहीं किया, और वो नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं, और हमारे पास ये
इंफॉर्मेशन है कि वो 9/11 जैसे और अटैक भी करने का इरादा रखती है। तो इससे पहले कि वो वॉर वे करें और इवेंट्स करें, हम अफगानिस्तान में घुस के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेंगे, प्रीएम्प्टिव वॉरफेयर के स्ट्राइक्स करेंगे। ठीक है, इस प्रीएम्प्टिव वॉरफेयर के स्ट्राइक्स को कहा जाता है बुश डॉक्ट्राइन। बुश डॉक्ट्राइन। तो बुश से फौरन सवाल किया गया कि भाई ये तो तुम वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कर रहे हो। उसने कहा हम कोई वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ इस स्पेशल सिचुएशन को कवर नहीं करता। आर्टिकल 1 इस सिचुएशन को कवर नहीं करता, चुनाचे हम लोग अपनी वॉर को वेग करने के लिए जस्ट वॉर ट्रेडिशन को रिवाइव कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे हम जस्टिफाइड हैं कि हम वॉर वेग करें। ठीक हो गया। अनवर, उनसे अगला सवाल किया गया कि भाई अगर तुम अफगानिस्तान में जाके उन्हें मारोगे तो ये अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होगा, फिर अफगानिस्तान तुम्हारे खिलाफ सेल्फ डिफेंस कर सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, अफगानिस्तान की हुकूमत की रजामंदी शामिल है। लेकिन हकीकत ये थी कि किसी भी फोरम पे ना अफगानिस्तान ने अपनी रजामंदी दी और किसी भी फोरम पे ना ही अमेरिका ने कोई रजामंदी शो करने का प्रूफ दिया। और नंबर 3, किसी भी फोरम पे किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अमेरिका से रजामंदी का प्रूफ मांगे। चुनाचे बुश को कहा गया, जानी तूने इतना लॉजिकल बात की है कि तू जस्ट वॉर ट्रेडिशन को रिवाइव कर रहा है। वाकई वाकई आज तक हमने, ठीक है, टेररिज्म को तो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कवर ही नहीं करता। ठीक हो गया। चुनाचे बुश डॉक्ट्राइन, प्रीएम्प्टिव वॉरफेयर डॉक्ट्राइन को नेटो सारी की सारी पावर्स ने कहा यस यही तो लॉजिक है, और उसकी बुनियाद के ऊपर वॉर को जस्टिफाई किया गया। और मजे की बात यह अनवर कि आज तक 20 साल गुजरने के बाद भी यूएन के लेवल पे टेररिज्म के ऊपर कोई कानून नहीं बना। नॉट इवन के टेररिज्म की डेफिनेशन के ऊपर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अभी तक वही जंगल का कानून चल रहा है। चुनाचे वॉर एंड टेरर को कहा जाता है दिस, ठीक है, प्रीएम्प्टिव वॉरफेयर को कहा जाता है कि दिस इज जस्टिफाइड ऑन बेसिस ऑफ रिवाइवल ऑफ जस्ट वॉर ट्रेडिशन एज पर नेचुरलिस्ट स्कूल। आई होप मेरे बच्चों को पूरी की पूरी वॉर एंड टेरर का पर्सपेक्टिव समझ आ गया, उसका लीगल, ठीक है, सेंटिमेंट समझ आ गया। बच्चों चौकस हो गया पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिसबा बेटा ये एक रेफरेंस एडिशनल है, वो नोट कर लें। पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 117 टू 120। पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 117 टू 120। मिसबा बेटा मुझे टाइम बता। पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 117 टू 120। ठीक है अनवर, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर जाने लगे हैं। ठीक है, वॉर का हमारा सारे का सारा टॉपिक खत्म। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? बच्चों रेफरेंस नोट कर लो। पार्ट 1 चैप्टर 4 पेज 187 टू 192। पार्ट 1 चैप्टर 4 पेज 187 टू 192। नोटेड? ठीक है अनवर, कहानी शुरू करें। ये पूरी क्लास अटेंडेंस लगवाए ना, ये जो चर्चियों की क्लास मुझे टकरी दी, पूरी क्लास अटेंडेंस लगवाए। अच्छा अब मेरी बात सुनो सारे गौर से। इरम बेटा मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? प्लीज मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? सारे के सारे अपने रजिस्टर्स और अपने बॉल पॉइंट साइड पे रखो। रख दिए? रखने के बाद मुझे अटेंडेंस लगवाओ।
ठीक हो गया नवाल, जहां से नोट करना होगा ना वहां से मैं तुम लोगों को ठीक है कह दूंगा, आप अब लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजिक कल्चर पढ़ाने लगा हूं तो मैंने बॉल पेन क्यों रखवाए कि जो नहीं लिखना वो नहीं लिखना, चाहे दिमाग में रह भी जाए वो नहीं लिखना, ना वो पेपर में लिखना है ना वो रजिस्टर में लिखना है, बस बात को समझना। अब टॉपिक शुरू करवाने से पहले उन लोगों के साथ माजरत जिन्हें कोई फौज से मोहब्बत है, जिनके अबू चाचू जानू शानू कोई फौज में, ठीक है, उनसे माजरत। ठीक, और नंबर 2, ठीक है, उनसे माजरत जिन्हें नवाज शरीफ से कोई मोहब्बत है। ठीक है, तो पीडीएम के हामी भी और फौज के हामी भी, ठीक है, प्लीज मुझे पहले से ही माफ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाने लगा हूं स्ट्रेटेजिक कल्चर, मैं तुम्हें टॉपिक कौन सा पढ़ाने लगा हूं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक, लिख दिया। अच्छा, अब मेरी बात को जरा समझना, बड़ी मेहरबानी हुजैफा तेरा, बस तेरी इस माफी के ऊपर ही मेरी जिंदगी चल रही थी। ठीक है, जब भी लफ्ज आ जाएगा स्ट्रेटेजिक कल्चर, आपके दिमाग में फौरन टिंग होगा जीएचक्यू। ठीक है, आपके दिमाग में फौरन टिंग होगा जीएचक्यू। ठीक हो गया। अब शीजा बेटा, जीएचक्यू में क्या होता है, आपके मुल्क की डिफेंस, आपके मुल्क की सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनाई जाती है ना, इन शॉर्ट आपके मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाई जाती है। शीजा, बात समझ आ गई मेरा बच्चा? नवाल बेटा, जीएचक्यू में क्या होगा, आपके मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, आपके मुल्क की डिफेंस पॉलिसीज, आपके मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ठीक है, अब नवाल बेटा, वहां का कल्चर, नवाल बेटा, वहां का कल्चर, ठीक है, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनका कल्चर, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनका कल्चर, ठीक हो गया, जिस कल्चर में वो लोग डेवलप हुए उनका कल्चर, वो कहलाएगा स्ट्रेटेजिक कल्चर। वो नवाल मेरे से पूछ रही हो या अहमद सुल्तान से आपस में लगी हुई? ठीक है बच्चों, ये कहानी समझ आ गई? जैसे ही लब स्ट्रेटेजिक कल्चर आएगा तुम्हारे दिमाग में राफिया बेटा आएगा जीएचक्यू। जीएचक्यू में क्या होता है, नवाल मेरे से बात करना निकम्मी औरत। ठीक है, जीएचक्यू में क्या होता है, पाकिस्तान की डिफेंस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनती है। ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली वहां का एक कल्चर होगा, वहां जो डिसीजन ले रहे हैं वो एक खास कल्चर की प्रोडक्ट होंगी। तो वहां पे डिसीजन लेने वाले जिस कल्चर में पैदा हुए, जिस कल्चर में परवान चढ़े, ठीक है, जिस कल्चर के अंदर वो बड़े होते होते, ठीक है, जीएचक्यू तक पहुंचे, वो कल्चर कहलाएगा स्ट्रेटेजिक कल्चर। यहां तक बात समझ आ गई नवाल? अभी तक मैंने मोटा सा रूल बताया। चुनाचे आपके मुल्क में जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है राफिया बेटा, पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के बारे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, दैट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कल्चर। यानी आपके मुल्क में जो भी शिजा बेटा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाएगा वो उस कल्चर का प्रोडक्ट होगा जिसमें डिसीजन लेने वाले पैदा हुए, डिसीजन लेने वाले परवान चढ़े, डिसीजन लेने वाले जवान हुए, डिसीजन लेने वाले बुढ़े हुए, डिसीजन लेने वाले, ठीक है, छोटे लेवल से राइज करते करते बड़े लेवल पे आए, तो वो कल्चर उस स्ट्रेटेजिक कल्चर में ऑटोमेटिकली प्लग इन होगा। तो आपके मुल्क का हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन उस कल्चर का, उस माइंडसेट का ही आउटकम या आउटपुट होगा। राफिया बेटा, यहां तक कहानी समझ आ गई? स्ट्रेटेजिक कल्चर का थीम समझ आ गया? स्ट्रेटेजिक कल्चर का थीम समझ आ गया? ठीक है, अभी तक आप लोगों ने लिखना नहीं है शिजा बेटा। अब मैं करने लगा हूं गंदी बातें। नवाल तेरे से माजरत के साथ, हुजैफा मुझे पहले माफ कर चुके हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ सिलेक्ट करने का मौका किसे मिला? अन हजरत, मौलाना,
नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है सज्जाद, सज्जाद 4 दफा उन्हें आर्मी चीफ सिलेक्ट करने का मौका मिला। अब सुल्तान चारों दफा उनकी चॉइसेस में से कोई एक पैरामीटर लाजमी नजर आया। या तो उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट को कोलैप्स किया, या उन्होंने ऐसे बंदे को आर्मी चीफ बनाया, ठीक है, जिसकी किसी ना किसी तरीके से उसकी या उसकी फैमिली की नून लीग के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, या उन्होंने ऐसे बंदे को आर्मी चीफ बनाया जो जात बरादरी का था, जिसके नाम के साथ कोई बट या जट लगता। हमें बात समझ आ गई? उन्होंने 3 कंसिडरेशंस के ऊपर चीफ बनाया, या सीनियरिटी लिस्ट को कोलैप्स किया, या पॉलिटिकल लॉयल्टी को देखा, ठीक है, या पॉलिटिकल लॉयल्टी को देखा, या तीसरी चीज उन्होंने कोई जात बरादरी कास्ट सिस्टम देखी। अहमद, अब इसके पीछे एक प्योर सिविलियन की मेंटेलिटी थी कि मैं एक बंदे को ओब्लाइज करूंगा तो वो इन रिटर्न मेरा लॉयलिस्ट हो। बात समझ आ गई? ये तारीख का एक मंजरनामा, ये तारीख का एक मंजरनामा है। लेकिन चारों दफा विद इन 1 क्वार्टर, यानी 3 माह के अंदर अंदर उनके उस आर्मी चीफ से डिस्प्यूट सरफेस होना शुरू हो गया। अहमद, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली उस चीफ के अंदर से एक खास लॉयल्टी डिमांड कर रहे थे। वो लॉयलिस्ट ढूंढ रहे थे, वो काना ढूंढ रहे थे कि मैं एक बंदे को ऑब्लाइज करूंगा, वो मेरा लॉयलिस्ट बनेगा, वो मेरा वफादार बनेगा। लेकिन जिस बंदे को उन्होंने चीफ बनाया वो एक खास कल्चर का प्रोडक्ट है, वो पक्का नशई है, वो पक्का चरसी है, उसकी आदतें पक्की हो चुकी हैं, ठीक हो गया, वो चाह के भी अपनी आदतें चेंज नहीं कर सकता। वो एक खास कल्चर, एक खास सिस्टम, एक खास पैटर्न का प्रोडक्ट है। चुनाचे वहां पे आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स और डिस्प्यूट सरफेस होना शुरू, डिस्प्यूट सरफेस होना शुरू हो गया। यहां तक मंजरनामा समझ आ गया? यहां तक तो नवाल को बात बुरी नहीं लगी। अब मैं दूसरे मंजरनामे पे आ जाता हूं, ठीक हो गया। अब मैं दूसरे मंजरनामे पे आ जाता हूं जिसमें मैं करूंगा फौज की क्लास, ठीक हो गया। देखो मेरे बहनों भाई, बात जरा समझनी है। एक फौजी वेल ट्रेन्ड होता है, वेल एजुकेटेड नहीं होता, ठीक हो गया। एक 18 साल के लड़के को जिसने हार्डली एफएससी पास की हो, आप उसे सिलेक्ट करते हो, आप उसे एक खास एनवायरनमेंट में रखते हो, एक खास इंक्यूबेशन सेंटर में रखते हो, एक ब्रायलर मुर्गा तैयार करते हो, वो ब्रायलर मुर्गा उस फीड के अकॉर्डिंगली सेट हो गया, उसका चिट्टा रंग हो गया, ठीक हो गया, उसकी शेव हो गई। तो एक फौजी अफसर वेल ट्रेन्ड होता है, वेल एजुकेटेड नहीं होता। अब बात जरा समझनी है नवाब, a trained mind is supposed to follow, an educated mind is supposed to question. A trained mind is supposed to follow, an educated mind is supposed to question. ठीक है राजा तासीर, मुझे लगता है कि तेरी भी कोई फौज से मोहब्बत है, ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट जरा समझी। अगर मैं फौजियों को ये सिखा दूं कि तुमने सोचना है कि जब तुम्हें फायर का ऑर्डर मिले तो आगे आम आवाम है, ठीक है, कहीं पे कोलैटरल डैमेज हो जाएगा, तुम्हें सोचना है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो तुमने फौजी को इस सोच में लगा दिया तो फिर चल गए फायर। बात समझ आइए नहीं है? सपोज a trained person is trained to follow, is supposed to follow, but an educated person is supposed to question. कहानी समझ आई है नहीं है? तो मेरे बहनों भाइयों,
जो आपके स्ट्रेटेजिक कल्चर के प्रोडक्ट हैं वो एक खास ट्रेंड माइंडसेट है। अगर इंडिया का नाम आएगा तो उनका खून खोलेगा, क्योंकि उनके कल्चर में इंडियन एनिमोसिटी को प्लग इन किया गया, उनका खून खोलेगा। अगर सिविलियन सुप्रेमेसी की बात आएगी तो प्लीज मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ब्लडी सिविलियन उनके दिमाग में खोलेगा। बात समझ आइए नहीं है? वहां पे मंतक नहीं चलेगा, वहां पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस चलेंगे, वहां पे रिमोट कंट्रोल चलेगा। फौजी को लगेगा कि मैं सोच समझ के फैसला कर रहा हूं, बट बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसे रिबोट के अंदर एक लॉजिक को आपने, ठीक है, प्रोग्राम कर दिया, उसने उसी बुनियाद पे ऑपरेट करना, उसी बुनियाद पे ऑपरेट करना। ठीक हो गया? तो वो एक ट्रेंड माइंडसेट है। जब भी कोई ऑपोजिट कल्चर उसकी ट्रेंड माइंडसेट, उसकी ट्रेंड ओरिएंटेशन से डेविएट करने की कोशिश करेगा, डिश में कहानी समझ आई या नहीं? ठीक हो गया? मुझे नहीं बोलना चाहिए नवाल की भी पॉलिटिकल एफिलिएशन, नेवाल की भी फौज से एफिलिएशन है, मेरी भी एफिलिएशन है, राजा तासीर की भी एफिलिएशन है, उजैफा की भी एफिलिएशन है। ठीक हो गया? लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना सारे के सारे। मैं अक्सर औकात फौजियों को, ठीक है, एनोलॉजी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं विद दोले शाह के चूहे, दोले शाह के फकीर। आपने दोले शाह के फकीर देखे हुए या नहीं देखे? ठीक हो गया? दोले शाह के फकीर देखे हुए या नहीं देखे? ठीक है? आप मार्केट में जाओ, ठीक है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सबज चोगा पहना होगा, गले में तस्बियां पहनी होंगी, उनके सर छोटे से होंगे, उनके सर के ऊपर बचपन में एक प्याला रख दिया गया, ठीक है, बचपन में प्याला रख दिया गया, ठीक है, उनका दिमाग ग्रो नहीं हुआ। सेम इज द सिचुएशन विद, ठीक है, सेम इज द सिचुएशन विद काइंड ऑफ, अगली बात तो समझ गई होगी नवाज, ठीक है, वो एक खास, ठीक है, सोच से बाहर नहीं निकले, वो एक खास पैटर्न से बाहर नहीं निकले। ठीक हो गया? वो एक खास थिंकिंग प्रोसेस से बाहर नहीं निकले। ठीक है? उनका जो इंटरेक्शन है वो एक खास कम्युनिटी के साथ है, खास क्लास के साथ है। ठीक हो गया? हर बंदा जो उस कल्चर से बियॉन्ड होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उनकी परसेप्शन से आउट होगा। जो बंदा उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली बात करेगा, जो रात को 9 बजे लाइट्स ऑफ करेगा, जो डंगरों की तरह, सिविलियंस की तरह होटल में बैठ के खाना नहीं खाएगा बल्कि नैपकिन रख के छुरी कांटे के साथ खाना खाएगा, दैट वुड बी एक्सेप्टेड। और जो उनकी कल्चरल वैल्यू के साथ किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वहां पे भी। ठीक हो गया? तो वो एक खास कल्चर की प्रोडक्ट है, वही कल्चर ऑपरेट करेगा उनकी मेंटेलिटी में। और जब भी उनके कल्चर को, ठीक है, कल्चर को क्वेश्चन किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब भी उनके कल्चर को क्वेश्चन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, जब शादी एक खास कल्चर से ग्रो करके निकले, मैं उस चीज पे आने लगा हूं, राजा तहसीर में उस चीज में आने लगा हूं। ठीक है? नहीं, हर मुल्क में ये स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, और हर मुल्क के अंदर स्ट्रेटेजिक कल्चर में सिर्फ मिलिट्री पर्सनल भी नहीं है। बाज औकात, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कल्चर के अंदर जो पर्सनल आ जाते हैं वो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। बाज मुल्कों में स्ट्रेटेजिक कल्चर वन मैन शो होता है, जैसे कि रशिया में प्यूटन है। ठीक है? रशिया की तारीख का, या मैं तो कहता हूं कि 21वीं सदी की तारीख का सबसे ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है? सऊदी अरब के अंदर वो एमबीएस की सिंगल पर्सनैलिटी के ऊपर बेस कर रहा है। तो हर मुल्क में वेरी करता है, कहीं पे वो मिलिट्री डोमिनेंट होता है, कहीं पे वो सिविलियन डोमिनेंट होता है, किसी जगह पे वो मिक्सचर होता है, ठीक है, किसी जगह पे वो वन मैन शो होता है, किसी जगह पे वो डिक्टेटर शो होता है, किसी जगह पे वो, ठीक है, रिलीजियस सुप्रीमेसी आरएसएस का कंपोनेंट होता है। तो हर मुल्क में वेरी करेगा। ठीक है? आपने पेपर में नहीं लिखना, लेकिन पाकिस्तान में हकीकत है कि पाकिस्तान का पूरा स्ट्रेटेजिक कल्चर पाकिस्तान की आर्मी से डिजाइन हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैं आपका जाके आगे बताऊंगा। ठीक है? तो अहमद, जब जब डिसीजन लेने वाले एक खास कल्चर का प्रोडक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन उसी कल्चर के का ही बाय प्रोडक्ट होगा ना, उस कल्चर के थॉट आउट प्रोसेस, ट्रेंड प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होगा। तो फौजी को लगेगा कि मैं सोच समझ के फैसला ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली उसका रिस्पॉन्स एक रिबोटिक रिस्पॉन्स है, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है। ही वॉज
he was trained to think and act in that particular way. उसको लगेगा उसे कि मैं सोच समझ के कर रहा हूं, लेकिन वो सोच समझ के नहीं कर रहा होगा, वही चॉइसेस उसके दिमाग में किसी ना किसी तरीके से इंग्रेन की होगी। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को स्ट्रेटेजिक कल्चर का ये कॉन्सेप्ट समझ आया। आगे जाके सुल्तान डिस्कस करता हूं, यहां तक थीम समझ आ गया, अभी तक लिखना नहीं, जहां पे लिखना होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक हो गया निस्बा बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आई होप सो पूरा थीम मिल गया कि सला स्ट्रेटेजिक कल्चर है क्या, यानी वो कल्चर जिसके अंदर एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक एलीट ट्रेंड होती है, ठीक है, डेवलप होती है, प्रोसेस होती है, और वो कल्चर जिसमें एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक एलीट उस मुल्क के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है, यानी डिफेंस और सिक्योरिटी के डिसीजंस लेती है, वो कल्चर क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक कल्चर। और आपके मुल्क की हर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी वुड बी इंस्पायर्ड बाय दैट रिस्पेक्टिव कल्चर। यहां तक बात समझ आ गई शीजा या नहीं समझ आई? ठीक है, अब कागज पेंसिल उठाओ, अब कागज पेंसिल उठाओ राफिया बेटा। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं स्ट्रेटेजिक कल्चर को तुझे एक्सप्लेन करने लगा। आयशा बेटा, स्ट्रेटेजिक कल्चर जैक सिंडर क्या कहता था? द सम ऑफ आइडियल्स। अब फौजी के आइडियल्स कौन होंगे? फौजी के आइडियल्स कौन होंगे? मोहम्मद बिन कासिम, राशिद मिन्हास, मेजर अजीज भट्टी, हजरत मौलाना मुशर्रफ, हजरत मौलाना जियाउल हक, हजरत मौलाना यूब खान। बात समझ आइए नहीं है? दिस सम ऑफ आइडियल्स प्लस एक साइकोलॉजी की टर्म है कंडीशनल इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इंडिया का नाम आएगा, दुश्मन खून खोलना है। ठीक हो गया? आपके इंस्टीट्यूशन की बात आएगी तो सुप्रीमेसी, दिमाग पे चढ़नी है, मैं अफसर हूं, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई। ठीक है? अगर सिविलियंस की बात आनी है तो घिन आनी है। ठीक हो गया? बात समझ आइए नहीं है? तो कुछ रिस्पॉन्सेज उनके अंदर कंडीशन किए जाएंगे। ठीक हो गया? कंडीशन किए जाएंगे। ठीक है? द सम ऑफ आइडियल्स प्लस कंडीशनल इमोशनल रिस्पॉन्सेज प्लस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, यानी वो आइडियल्स, वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज और वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो एक मुल्क की नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने, मेंबर्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने एक्वायर किए। कैसे? थ्रू इंस्ट्रक्शंस। अब पाकिस्तान के मेंबर्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को इंस्ट्रक्शंस कहां पे मिली? पीएमए में, स्टाफ कॉलेज में, वॉर कॉलेज में। ठीक हो गया? तो उन्होंने ये आइडियल्स, वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज, वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एक्वायर किए इंस्ट्रक्शन के जरिए, कहीं ना कहीं पे उन्हें ट्रेन किया गया। फिर इमिटेशंस के जरिए, मेरा सीओ ये करता था, मैं भी बंदर हूं, मैं भी ये करूंगा। ठीक है? मेरा यूनिट ऑफिसर ये करता था, ठीक है, मेरा ब्रिगेड कमांडर ये करता था। इमिटेशन यानी इंस्ट्रक्शंस प्लस इमिटेशंस। और फिर फाइनली थ्रू शेयरिंग, मैसों में बैठ के, डाइन आउट्स के ऊपर, यूनिट के डिनर्स के ऊपर, भाभी के खोतों के शामी कबाबों के ऊपर। ठीक है, भाभी आपने कबाब बड़े बनाए, लेकिन मुशर्रफ जो है वो नवाज शरीफ है, वो डंगर है। ठीक हो गया? आपने जो कबाब बनाए उसमें तमीज है, वो जो निहारी खाता है वो बदतमीज है। तो आपस में शेयरिंग करके, जानी मर्दे मोमिन मर्दे आग, छिक के रख, छिक के रख। तो वो आइडियल्स, वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज, वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो एक मुल्क की नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने एक्वायर किए थ्रू इंस्ट्रक्शंस, थ्रू इमिटेशंस एंड थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग, उस कल्चर को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक कल्चर। और आपके मुल्क का हर स्ट्रेटेजिक डिसीजन वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कल्चर, यानी जो उन्होंने सिखाया गया, जो उन्होंने बड़ों से देखा, जो उन्होंने मैसों में आपस में शेयर किया। ठीक है? तो अगर अगर उन्हें सिखाया गया है इंडिया आपका दुश्मन है तो दुश्मन, अगर उन्होंने, ठीक है, इमिटेट करते हुए देखा है कि हमारा सीनियर कहता था इंडिया हमारा दुश्मन है तो दुश्मन है,
और उन्होंने अगर आपस में शेयर किया कि हमने जो नई तोपें ली हैं हो अन्नी पा देंगे, इंडिया आए तो सही, दांत खट्टे कर देंगे, ठीक हो गया, नींबू खिला के, बात समझ आई नहीं है? तो अगर उन्होंने शेयर किया तो ऑटोमेटिकली वही उनके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आइडियल्स पे बेस कर रहा है, ये इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे बेस कर रहा है, ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स पे बेस कर रहा है। अब राफिया बेटा मेरी बात जरा समझिए, ये बात बड़ी टेक्निकल, ठीक है जी। पोस्ट मॉडर्निज्म भी ऑटोमेटिकली लगेगी, किस तरीके से उन्हें पढ़ाया गया, क्या कंस्ट्रक्ट एस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तू रियलिटी में साथ खटक, ठीक है, बात को एनालाइज करेगा तो तुझे पता चलेगा कि जितने इंडिया ने हमारी पीठ में छुरे घोंपे उससे ज्यादा ही अफगानिस्तान ने घोंपे। लेकिन अफगानिस्तान की बारी हमारे कंस्ट्रक्ट क्या आ जाएंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या आ जाएगा, जिहाद, उम्मा, मुजाहिदीन, तालिबान भाई, ठीक है, पख्तून ब्रदर, कोई बात नहीं, चवल मार भी दी है, चरस आनिया जानिया, ठीक हो गया। तो वहां पे रहमत तमाम तेरी हरकत हुआ, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन इंडिया वुड बी अ कांस्टेंट थ्रेट, सुनाचे, ठीक है। बात जरा समझनी है, वो शेड अजम्पशंस और वो बिलीव्स जो एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक एलीट लेगी, वो शेड अजम्पशंस और वो बिलीव्स जो एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक एलीट के होंगे और वो इन्फ्लुएंस करेंगे एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को, उसको कहा जाएगा स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ अ स्टेट। बच्चों अब तक पानी पानी हो जाना चाहिए, बच्चों अब तक पानी पानी हो जाना चाहिए। मेरी बेटी बनने का किसी शौक है मैदान में आए? शीजा, शीजा बेटी मेरी बात समझ। बच्चों एक एनोलॉजी बिल्ड करके मैं कहानी समझने लगा हूं, सारी मेरी बेटियां। शीजा बच्चों जरा एक एनोलॉजी बिल्ड कीजिएगा, इससे तुम लोगों का जिंदगी का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तासीर मेरी बात समझी जरा, हाँ तुझे तो गंजे मेरी बेटी बनने का बहुत ही शौक है ना तासीर, हाँ मेरी बात जरा समझी। शीजा मेरी बेटी है तासीर, मैंने इसे बिगाड़ा और इतना बिगाड़ा जितना बिगाड़ा जा सकता था, ठीक हो गया। ये कभी किचन में नहीं गई, ये कभी टाइम पे नहीं उठी, ये हड्डराम, इसने कभी मेहनत नहीं की, इसने कभी पढ़ाई नहीं की, इसे रोटी बनाने नहीं आती, ये खानदान में बदतमीजी करती है, ये किसी को घास नहीं डालती, ठीक है। यानी जितना मैं इसे बदतमीज कर सकता था उतना किया। नवाल कहानी समझ आ गई? नवाल कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया। अगर अगर ठीक है शिजा को किसी ने कुछ कहा भी तो मैं प्रोटेक्शनिस्ट हो गया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कर लेगी, जा जन्नू में जा, ठीक है, मेरी बेटी है, ऐसी रहेगी, तुझे तकलीफ? इसने कभी कद्दू नहीं खाए, इसने कभी टिंडे नहीं खाए, इसने हमेशा बाहर से ऑर्डर किया, ठीक है। आयशा बेटा कहानी जरा समझी, मेरे से गलती हो गई, मैंने इसकी शादी एक कंजर्वेटिव फैमिली में कर दी, मेरे से गलती हो गई, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं फजर के टाइम उठ, अब बोल जिंदाबाद अबू, ठीक है। वो कहते हैं फजर के टाइम उठ, वो कहते हैं रोटी बना, वो कहते हैं बच्चों को पाल, वो कहते हैं दुपट्टा ले, ठीक है। इस मनूस को कभी मैंने दुपट्टा लेने का कहा नहीं, ये जीन्स के अंदर यूनिवर्सिटी जाती, ठीक हो गया। तो मेरा बच्चा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स आ गया, आ गया या नहीं आ गया? अब तासीर, तासीर ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर इसे स्ट्रेच आउट करने की कोशिश करेंगे, इसे बुली करने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्ट करेगी करेगी। मैं एनालॉजी के जरिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ठीक है। अब तासीर मेरी जान मेरी बात समझिएगा, ये जो आजकल पीडीएम वगैरह हो रहा है ना, मैं वन लाइन के अंदर इसका एनालिसिस बिल्ड कर दूंगा, इस एनालॉजी से इसका एनालिसिस बिल्ड कर दूंगा। मेरा बच्चा आपकी फौज का एक कल्चर है, वो एक खास कल्चर के प्रोडक्ट है, ठीक है। आप वन फाइन मॉर्निंग आके कहते हो गेट बैक टू द बैरक्स, यहां पे सिविलियन सुप्रीमेसी, वो एक्सेप्ट करेंगे या वो रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट करेंगे ना, बट बड़ा मोटा सा मंतक है ना यार, मोटा सा मंतक है, वो रिएक्ट करेंगे।
जब भी आप एक एस्टेब्लिश्ड कल्चर को बाय फोर्स चेंज करने की कोशिश करोगे वो रिएक्ट करेगा। राफिया बेटा यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, आई होप सो मेरे बच्चों को पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ग्रीन हो रहा है और मैं तुम लोगों को सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप 2 मिनट के अंदर इस बुनियाद पर स्टैब्लिश कर दूंगा। अब राफिया बेटा मेरी बात समझ, बात बड़े मजे की। देख, एक सिविलियन सेटअप के पास जो अथॉरिटी होती है ना, वो अथॉरिटी होती है अथॉरिटी ऑफ मोरालिटी। ठीक है, तासीर बात समझ आ गई? सिविलियन सेटअप के पास अथॉरिटी होती है अथॉरिटी ऑफ मोरालिटी और फौजियों के पास अथॉरिटी होती है अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। कहानी समझ आ गई? अब सिविलियन क्लास की अथॉरिटी ऑफ मोरालिटी तब एस्टेब्लिश होती है जब वो डिलीवर करेंगे, यानी तासीर सिविलियन सेटअप की मोरालिटी क्या है? उनकी डिलीवरी। ठीक है तासीर? चुनाचे, ठीक है, चुनाचे जब आपके सिविलियंस डिलीवर नहीं करेंगे, उन्होंने मॉरल अथॉरिटी गवा दी, उन्होंने वैक्यूम छोड़ दिया। ठीक है, तो तासीर मेरी अगली बात समझी, जब वैक्यूम आ जाएगा, सिंपल साइंस का प्रिंसिपल, तो वहां पे कौन सी चीज आके सेटल होगी? जो ज्यादा डेंस है। तो जब मॉरल पावर खत्म हो गई तो फिर तो डेंस अथॉरिटेटिव पावर रह गई ना। और आप मानो या ना मानो, आपके मुल्क में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, वो है आर्मी। ठीक हो गया? तो जब सिविलियन क्लास डिलीवरी में वैक्यूम छोड़ देंगे तो वो अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज कर देंगे। जब वो अपनी मॉरल अथॉरिटी को लूज कर देंगे तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंस्टीट्यूशनल पावर, इंस्टीट्यूशनल मसल्स, पावर ऑफ अथॉरिटी, माइट ऑफ अथॉरिटी आके सेटल करेगा। बात समझ आ गई? या आर्गुमेंट समझ आ गया? तो तासीर, अगर इस मुल्क के अंदर कायदे आजम होते, नेल्सन मंडेला होते, सर महातीर मोहम्मद होते, अगर वो भी डिलीवर ना करते तो अल्लाह की कसम हमारी फौज उन्हें भी बोरी बिस्तरा पैक करके घर भेज देती। बात समझ आई या नहीं है? अगर आपने सिविलियन सुप्रीमेसी लानी है तो वो किसी पीडीएम के जलसे से नहीं आएगी, वो डिलीवरी से आएगी। जब तक सिविलियन क्लास खुद अपनी मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं करेगी, सिविल मिलिट्री बैलेंस कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अब बीच में कोई एक जियाला आएगा, पटवारी आएगा, सर वो तो सिविलियंस को काम करने ही नहीं देते। ठीक हो गया? वो सिविलियंस को काम इसलिए नहीं करने देते क्योंकि जो सिविलियन क्लास है वो काम की कंपिटेंसी ही नहीं रखती। ठीक हो गया? पाकिस्तान के अंदर ये बैलेंस सिर्फ तब एडजस्ट हो सकता है कि एक ऐसा बंदा है जो कहे कि भाई तुमने जो कुछ करना है करो, तुमने इंडिया में जो लूट मचानी है मचाओ, तुमने अफगानिस्तान में जो लूट मचानी है मचाओ। ठीक है, उनके साथ ट्रूस एंड रिकंसिलिएशन पे चले, जो उनकी डिमांड है वो माने, लेकिन पैरेलल में जो उसकी अपनी लिमिटेड पावर्स हैं उनमें रह के डिलीवर करे। एक टेन्योर गुजरे, दूसरा टेन्योर गुजरे, वो इस पैटर्न के ऊपर अपने आप को स्टेब्लिश करे, सिविलियन सेटअप को स्टेब्लिश करे। ऑटोमेटिकली जब सिविलियंस डिलीवरी की जस्टिफिकेशन लेके अवाम के पास जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मिलिट्री रोल इन सिविलियन गवर्नेंस कम हो जाएगा। लेकिन जब तक इस तरह के सिविलियंस हैं जिनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो आप भूल जाओ कि किसी भी तरीके से आप मिलिट्री इन्फ्लुएंस को खत्म कर सकते हो। दे वुड कम आउट टू बी मोर पावरफुल। ठीक है, दे वुड कम आउट टू बी मोर हेजिमोनिस्ट। ठीक है, राजा तासीर चाहे मिलिट्री के बगैर ना बने, लेकिन जो बने वो इस पैटर्न के ऊपर रह के, ठीक है, अपने आप को स्टेब्लिश करे। राजा तासीर पाकिस्तान में वो कुछ भी नहीं है मिलिट्री का रोल जो तुर्की के अंदर था। तुर्की के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ?
मियां साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा मैं बाहर निकल के नारा लगाऊंगा, मुझे क्यों निकाला? ठीक है, लोग आएंगे और टैंकों के सामने लेट जाएंगे। वो तो इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था तैयब उर्दुगन को। भाई तैयब उर्दुगन ने अपनी मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश की थी, तो लोग उसके साथ ये टैंकों के सामने आके लेटे थे। आपने क्या किया? लोगों को फुदू बजाने की बजाय, लोगों को बेवकूफ बनाने की बजाय, ठीक हो गया, आपने सोचा कि आपने 4 मेट्रोस बना लिए तो लोग आपके लिए आके रोडों के ऊपर खड़े हो जाएंगे क्या? ठीक है, एटलीस्ट चल मैं कहता हूँ 51% नवाज शरीफ के साथ होगी, 49% को तो पता है ना चवल का पुत्र है, चोर है, ठग है। बात समझ आई नहीं? तो जब तक आप मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं करते, आप लोग इस बैलेंस को सेटल नहीं कर सकते। बात समझ आई मेरा बच्चा या नहीं है? ठीक हो गया। तो मैंने ये टॉपिक समझा के तुम्हें एक्सप्लेन करने की ये कोशिश की है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीकेकार है कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस अपने आप को, और मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन ऑब्जर्वर, नॉट बीइंग एज अ रीडर और एज अ क्रिटिक, ठीक हो गया। इमरान खान इन हिज फर्स्ट ईयर ट्राइड हिज ऑल आउट कि वो अपने रिफॉर्म प्रोसेस को थ्रू ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूट करवा सके। He tried his all out, but bureaucracy itself was politicized. To my opinion, as an observer, they didn't deliver the way he wanted to deliver. So what option he was left with? Military. बात समझ आई नहीं है? और अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखो तो जो मॉडल वो फॉलो कर रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर वो मॉडल नुकसानदेह नहीं है। वैसे वो नीचे लग गया, उसने कहा माई बाप जैसे आप चाहते हैं चाहें, ठीक हो गया। मेरी ये मोटी मोटे दो कुछ मुतालबे हैं कि भाई मैं करप्शन के ऊपर, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, आप मुझे मेरी गवर्नेंस करने दें, बाकी आपको मोटरवे बनानी है, जो मर्जी करनी है करें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आके करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़ैफा होगा क्या? नवाज शरीफ खड़ा होगा, फौज उसके खिलाफ हो जाएगी, फौज खड़ा होगा, नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ी होगी, मुल्क कब चलाना है आपने? आई होप से मेरे बहनों भाइयों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ज़ैफा, ये बिल्कुल वो टेक्निकल काम है जो इस मुल्क की लड़कियां करती हैं। तूने गौर किया हमारे मुल्क की लड़कियों की कार्रवाई पे? ठीक हो गया। लड़कियां ज़ैफा करती क्या है? शुरू शुरू में सरताज मियाँ, जैसे आप कहेंगी हम वैसे ही करेंगी, ठीक हो गया। तेरा गम मेरा गम, मैं एक जैसा सनम, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को स्टेब्लिश करती है। एक बेटा होता है, फिर बेटे की ब्लैकमेलिंग, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है। तासीर मेरी बात के ऊपर एग्री करेगा कि आखिर तक वो बन जाती है शेर, ठीक है। तो भाई एक दो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को जनानी बनना पड़ेगा, नीचे लगना पड़ेगा, नीचे लग के आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एस्टेब्लिश करके पुत्र पुत्र ऑफ डिलीवरी खड़े करके उसने एक ही बार खड़े होना है कि अब बता, ठीक है। तो हसन अली गोंदल जैसा मर्द क्या कहेगा? वो आगे से कहेगा, ठीक है देखो, ठीक है मुस्तफा तुमने यहाँ पे शादी करनी है, फौरन उसकी माँ बोलेगी यहाँ पे नहीं करनी, तो मैं फौरन क्या कहूंगा? मैं तो एक लिबरल बाप हूं, जहां बेटा तुम करना चाहते हो वहां पे कर लो। ठीक है। तो आई होप सो पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई तुम लोगों को स्ट्रेटेजिक कल्चर की। मैंने पूरी सिविलियन मिलिट्री रिलेशनशिप को तुम्हें एक्सप्लेन किया। टाइम बताना मुझे कुछ। 7:23 बच्चे, ये खत्म कर लें या पहले ब्रेक कर लें? अच्छा चलो खत्म कर लेते हैं। अब मेरे बहनों भाइयों, अहमद सुल्तान प्लीज मोटी सी बात जरा समझिएगा। हुज़ैफा, 3 कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक कल्चर में समझना जरूरी है, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेटेजिक कल्चर में समझना जरूरी है, ठीक है मेरा बच्चा। स्ट्रेटेजिक कल्चर पहली चीज आपको इस बात का जवाब देगा कि एक मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में कोई पॉलिसी चेंज नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, और अगर कोई पॉलिसी चेंज हो रही है तो क्यों हो रही। फॉर एग्जाम्पल शीजा बेटा, हमारे मुल्क में जो मर्जी आर्मी चीफ आया,
क्या हमारा न्यूक्लियर कंपोनेंट कम हुआ या बढ़ा? बढ़ा। सादी दूसरी बात, क्या हमारा इंडिया के बारे में पॉलिसीज कभी चेंज हुई या कंसिस्टेंट रही? मैं फौज की पॉलिसी की बात कर रहा हूं, कभी चेंज हुई? नो। साथ, इंडिया के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में इंडिया इज अ कांस्टेंट थ्रेट। एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, एक कांस्टेंट थ्रेट। बात समझ आइए नहीं? सेम कल्चर नहीं सुल्तान, एक कांस्टेंट थ्रेट है हमारे कल्चर में, ये एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, कांस्टेंट थ्रेट के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया। फिर हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में कांस्टेंट परसेप्शन है कि इंडिया कन्वेंशनली बड़ा, हम छोटे। तो एक कांस्टेंट नीड बन गई कि इंडिया को डेटर करने के लिए मैं न्यूक्लियर वेपन चाहिए, मैं न्यूक्लियर डेटर चाहिए। नवाल बेटा बात समझ आ गई? अफगानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, ईरान के बारे में हमारी पॉलिसी ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। ठीक हो गया? इंडिया के बारे में कभी नहीं होगी, न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में कभी नहीं होगी। नवाल एक बात सोची, गौर करी, अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ दोस्ती हो जाए, हम वैसे बन जाएं जैसे यूरोपियन यूनियन बन गया, हमारे ओपन बॉर्डर्स हों, सोची, अबू से डिस्कस ना करी, सोची सबसे ज्यादा थ्रेट में कौन आएगा? आपकी इतनी बड़ी फौज को एस्टेब्लिश किया गया है विद रेफरेंस टू, अगर इंडियन दुश्मनी खत्म हो जाए, सुलह हो जाए, तो इंडियन पूरी की पूरी फौज तो खड़ी ही एंटी एंटी इंडियन रेट्रिक के ऊपर है ना। तो जब एंटी इंडियन रेट्रिक ही खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ना होगा डीएचए, ना होगा प्लॉट, ना होगी शहादत, ना होगी मौत। ठीक हो गया? तो इंडिया की दुश्मनी के तो कोई ना कोई बेनिफिशियरी है, पेपर में ऐसी बातें नहीं लिखी। बात समझ आई या नहीं आई राफिया? ठीक है, ये आर्गुमेंट समझ आ गया? चुनाचे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाहे इमरान खान बना रहा हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाहे नवाज शरीफ बना रहा हो, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर कायदे आजम भी बना रहे होते, तो अगर ये कहा जाता कि भाई तुम बाहर जाके बैठो, तो भाई फौरन कायदे आजम भी बाहर जाके बैठते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर में इंडियन पॉलिसी रेलिवेंट, मिलिट्री इनपुट इज अ कंपल्सरी। ये बात समझ आ गई? तो आपको स्ट्रेटेजिक कल्चर पहली चीज का जवाब देगा कि बास पॉलिसी चेंज क्यों नहीं होती, बास पॉलिसी चेंज क्यों होती। ठीक हो गया? जो पॉलिसी चेंज नहीं होती वो एक कांस्टेंट नीड है या कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन है, और जो पॉलिसी चेंज होती है वो वेरिंग नीड है और वेरिंग थ्रेट है। ठीक हो गया? आई होप सो ये बच्चों को बात समझ आ गई। ये दूसरी बात जिसका आपको जवाब देगी कि एक स्ट्रेटेजिक कल्चर आपकी बिहेवियरल चॉइसेस को लिमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको एक खास तरीके से पढ़ना, बोलना, सीखना, इंटरेक्ट करना सिखा दिया गया, तो उसने आपके दिमाग पे लिमिटेशंस लगा दी। यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट एक्ट, यू कैन नॉट परसीव आउटसाइड योर कल्चर। जो आपको सिखा दिया गया राफिया, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि मेरा भी घर का एक इन्वायरमेंट है, तेरे भी घर का एक इन्वायरमेंट है। ठीक हो गया? तो मेरा मॉरल जजमेंट किस रेफरेंस से होगा? जो मेरे घर का इन्वायरमेंट है। तेरा मॉरल जजमेंट का स्टैंडर्ड क्या होगा? जो तेरे घर का इन्वायरमेंट है। सेम, जो स्ट्रेटेजिक कल्चर एस्टेब्लिश हो गया वो लिमिट करेगा बिहेवियरल चॉइसेस को। ठीक है? तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर एस्टेब्लिश हो गया, ठीक हो गया, डिसीजन मेकर्स ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को लिमिट करेंगे। ठीक है? वो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रह के डिसीजन मेकिंग करेंगे जिन पैरामीटर्स के अंदर दे आर सपोज टू एक्ट। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक। फिर स्ट्रेटेजिक कल्चर, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। मिडल ईस्ट का स्ट्रेटेजिक कल्चर कोई और होगा, साउथ एशिया का कोई और होगा, इंडिया का कोई और होगा, पाकिस्तान का कोई और होगा, पाकिस्तान आर्मी का कोई और होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई और होगा।
ठीक हो गया। बास स्टेट के अंदर वो मिलिट्री डोमिनेंट कल्चर होगा, बास स्टेट के अंदर वो सिविलियन डोमिनेंट कल्चर होगा, बाज के अंदर वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का डोमिनेंट होगा, बाज औकात वो एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होगा जैसे कि फ्यूचर। आई होप सो मेरे बच्चों को ये कहानी समझ आ गई। तो ये वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। 3 बातों की समझ आ गई अब मेरे बहनों भाई, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कल्चर किन चीजों के ऊपर बेस करता है, स्ट्रेटेजिक कल्चर किन चीजों के ऊपर बेस करता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कल्चर बेस करता है, ठीक है, कि दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी की वेपन्स हैं, किस जगह पे आपके पास डिप्लोमेटिक कॉन्स्टेंट्स हैं, हिस्टोरिकली कौन आपका दुश्मन है कौन आपका दोस्त है, परसेप्शन ऑफ एडवर्सरी, आप अपने दुश्मन को अपने से ज्यादा ताकतवर समझते हो, अपने से कमजोर समझते हो, और कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी क्या वीकनेसेस। ठीक हो गया। इन डिटर्मिनेंट्स को सामने रखा जाए तो मैं आप लोगों को, ठीक है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जो पॉलिसी कंसिस्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। जाफे बेटा, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जो पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, ये बात समझ आ गई, जो पॉलिसीज कभी चेंज नहीं हुई, जो हमेशा से इंटैक्ट रही, 70 साल से वो चलती आ रही। नंबर 1, हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में पहली चीज मिलेगी ऑपोजिशन टू इंडियन हेजेमनी। इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हेजिमोनिक है, हमने उसे रिजिस्ट करना है। मैं दिखा देता हूं, आयशा बेटा दिखा देता हूं। ठीक है आयशा, ठीक है आयशा मेरा बेटा, ठीक है। अब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर में पॉलिसी कंसिस्टेंट्स क्या रहे, पॉलिसी कांस्टेंट्स क्या रहे। नंबर 1, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर पूरे का पूरा इंडियन हेजीमनी के खिलाफ बना। अब हम हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में ये स्टेब्लिश हो गया कि इंडिया का पाकिस्तान की तरफ एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, वो हमारे सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है, चुनाचे हमें प्राइमेसी देनी है डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। बात समझ आ गई, हमें प्राइमेसी देनी है डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को। अब डिफेंस की मद में इंडिया हमसे बड़े कन्वेंशनल थिएटर है, तो भाई कन्वेंशनल से काम नहीं चलेगा, आपको न्यूक्लियर डेटरेंस भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। लेकिन डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूक्लियर डिफेंस के लिए हम होली सोली दूसरों पे रिलाय नहीं कर सकते। तो दूसरों से वेपन्स लो, दूसरों से टेक्नोलॉजी लो, लेकिन 100% उन पे रिलाय ना करो, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन भी करो। ठीक हो गया। अगली चीज, ईस्टर्न बॉर्डर हमारे के ऊपर इंडिया हमारे ऊपर थ्रेट है, तो जो मर्जी हो जाए वेस्टर्न बॉर्डर को कभी भी वल्नरेबल ना होने दो। तो भाई अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबल रखने के लिए अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की रिजीम इस्तेमाल करो, पेपर में नहीं लिखना, वहां पे तालिबान खड़े करो। ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। ये कब मुमकिन है, जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे कंजर्वेटिव इस्लामिक कॉजेस के साथ, उम्मा, जिहाद, इस्लामिक बॉम्ब। बात समझ आई या नहीं आई। और ये काम करने के साथ साथ आप डिप्लोमेसी के जरिए, बैलेंस ऑफ पावर के जरिए आप पूरी की पूरी बात को कंट्रोल करने की कोशिश करो। चाहे सीटो सेंटो में अमेरिका के लाए बन जाओ, चाहे वॉर एंड टेरर में अमेरिका के लाए बन जाओ, चाहे मौजूदा पर्सपेक्टिव के अंदर चाइना के लाए बन जाओ, लेकिन किसी के साथ बैलेंस ऑफ पावर करके इंडियन हेजिमोनिक डिजाइन को एग्जिस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी बात होगी। चुनाचे अहमद सुल्तान, अगर मैंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर को 3 लफ्जों में डिफाइन करना, 4 लफ्जों में डिफाइन करना है, तो नंबर 1 इंडियन थ्रेट सेंटर्ड, नंबर 2 मिलिट्री डिफेंस प्राइमेसी सेंटर्ड, नंबर 3 इस्लामिक कॉजेज और आइडेंटिटी सेंटर्ड, और नंबर 4 ग्लोबल अलायंस सीकिंग सेंटर। हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर इन 4 अलायंसेस के ऊपर जा रहा है। अब इसे
इसे अज्यूम करना शुरू कर दो कि अगर शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे देता है तो जनरल बाजवा साहब फौरन क्यों जाता है, ये आदमी। बात समझ आई या नहीं आई? हमने अपने ग्लोबल अलायंस देखने, हमने इस्लामिस्ट कास्ट देखने, हमने, ठीक है, प्राइमेसी ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट्स देखनी है, हमने इंडियन हेजीमनी को काउंटर करने की कोशिश करनी है। आई होप सो तुम लोगों को पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक कल्चर का टॉपिक पानी पानी हो गया। अब तक तो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक हो गया मेरे बहनों भाइयों। यहाँ पे आके हमारा डिफेंस